प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सीधे सीधे इसको ये भी कहा जा सकता है, हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र को आप और क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और क्या कह सकते हैं? आप वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। आगे हम जब अध्ययन करेंगे तो केवल वैद्युत क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो दो स्थितियों में इसका अध्ययन होता है। नंबर 1 अक्षीय स्थिति, पहली वाली स्थिति अक्षीय स्थिति, या इसे कहते हैं लंबाई के या द्विध्रुव के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरी स्थिति यह है निरक्षीय स्थिति, लंबाई या द्विध्रुव के लंबवत। तो हम आज यहाँ पर ये पहले वाली स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो अक्षीय स्थिति में क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव जो हमने कल अध्ययन किया था वही वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पर बनाया है, इसकी लंबाई के अनुदिश, जो इसकी लंबाई है ए से बी तक जो लाइन मिल रही है, उसी लाइन के अनुदिश, उसी लाइन पर यानी उसी लाइन की दिशा में जो ए और बी, जो द्विध्रुव के दो ध्रुवों को यानी दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, उसी की दिशा में, उसी के अनुदिश, उसी की दिशा में मतलब उसी के अनुदिश हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है आपके पास, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव हमने कल आपको बताया भी था कि इस पर एक -q आवेश होता है और एक +q आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। तो इसको मिलाने वाली, इन दो द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसी के अनुदिश, उसी के अनुदिश किसी बिंदु पर आपने क्या निकालनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है आपके पास, उस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी उस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश जो हैं उनको मिलाने वाली रेखा के ही दिशा में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है। यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है ए बी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए बिंदु पर कौन सा आवेश है? -q आवेश है। और बी बिंदु पर कौन सा आवेश है? +q आवेश है। और इन दोनों आवेश, जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश है, उनके बीच की जो सूक्ष्म दूरी, अल्प दूरी, वो कितनी? 2a। हमने आपको कहा था कि 2a को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ पर रखा गया है? एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, उसमें इसको रखा गया है। अब जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये O है, ठीक बीच का बिंदु O है। तो आपको मालूम है इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई कितनी है? ये 2a है। तो अगर मध्य बिंदु O है तो इस A से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a। और इसी तरह से O से B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? a। पूरी दूरी कितनी है? 2a है। मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु O है, तो A से B तक की टोटल दूरी 2a। तो A से O तक की दूरी a और B से O तक की दूरी भी a हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके A बिंदु पर -q आवेश है और B बिंदु पर कौन सा आवेश है? +q आवेश है। ठीक है ना, आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। और उनके बीच की दूरी कितनी ले रखी है हमने? 2a, जिसको हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है कौन है? O है। ये मध्य बिंदु O है। तो जब मध्य बिंदु ये O है तो A से O तक की दूरी a हो जाएगी, B से O तक की दूरी a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A B की दूरी कितनी है? 2a। अब क्या करना है आपने? जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इससे कुछ दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। जब हम कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, तो इसका मतलब कहाँ से है? वो कहाँ से? उसके मध्य बिंदु से। तो ये मध्य बिंदु जो O है यहाँ पर, जो ये मध्य बिंदु आपने दिखाया है यहाँ पर, ये मध्य बिंदु जो O है, उससे है एक बिंदु P है कुछ दूरी पर। और कितनी दूरी पर है वो? r दूरी पर। अगर हम कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है,
तो इसका मतलब कहाँ से है वो बिंदु P, कहाँ से उसकी दूरी लेंगे आप, मध्य बिंदु से, उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसीलिए हमने यहाँ पर मध्य बिंदु लिया। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मान लीजिए मध्य बिंदु से या इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, यहाँ पर कहाँ से ले रहे हैं हम, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यानी O से P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये O बिंदु है, यहाँ पर ठीक इसके नीचे हमने ये रखा है, ये O बिंदु है यहाँ पर, और इस O से इस P तक की दूरी कितनी है, P बिंदु है, इस P के ठीक नीचे ये रखा है, तो O से P तक की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r हो गए, P बिंदु यहाँ पर है ये, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, E कहते हैं, E, कैपिटल E हमने कहा था। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर आपने वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखो ये बिंदु P कहाँ है, इसकी अक्षीय स्थिति पर ही है। जो ये वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, ए बी को मिलाने वाली रेखा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और उसी रेखा पर क्या है, बिंदु P है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसकी लंबाई के अनुदिश क्या निकालना है, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कहाँ पर निकाला हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारे पास ए बी है उसके कारण। तो सबसे पहले आप देखें इसमें दो आवेश हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पर एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है। अब प्लस पहले हम एक एक करके निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, पहले प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे बिंदु P पर, फिर बिंदु Q के कारण, इस माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर उन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस Q आवेश, जो ये प्लस Q आवेश है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस Q आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव का प्लस Q आवेश, इसके कारण इस बिंदु पर आपने क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो हमें आपको एक डेरिवेशन हमने पहले किया था जब हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी बिंदु पर, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक डेरिवेशन हमने पहले किया था कि किसी बिंदु आवेश, स्रोत आवेश हमने बताया था वहाँ, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश, अगर स्रोत आवेश एक बिंदु पर है और एक बिंदु पर परीक्षण आवेश है, तो उस स्रोत आवेश या उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। स्रोत आवेश का मान ही आता है। तो यहाँ पर स्रोत आवेश कौन हो गया आपका, प्लस Q। इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यही वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितना मान रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर कितना है, इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E1 लिया। अब देखो E1 की डायरेक्शन हमने ऐसे ली, E1 की डायरेक्शन ऐसे क्यों ली, क्योंकि ये धनावेश है। और आपको मालूम है, हमने बताया भी था आपको, जब भी धनावेश होगा हमेशा धनावेश से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर देखो बाहर की ओर होगी, ये प्लस Q है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर जा रही है, वहाँ से इस रेखा के अनुदिश निकालना तो बाहर की ओर जाएगी। तो यहाँ पर जो प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये E1 हमने यहाँ पर दिखा दिया, कहाँ से कहाँ की ओर हो गई, B से P की ओर, B से ये P बिंदु है, ये B बिंदु है, B से P की ओर कह सकते हैं या A से P की ओर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे E1 बराबर, जो ये E1 वैद्युत क्षेत्र है, इस प्लस Q आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, 1/4πε0 K Q/, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r² लेते हैं हम वहाँ पर। तो r² की जगह कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक की दूरी, बिंदु आवेश से उस परीक्षण धनावेश तक की दूरी। तो यहाँ पर बिंदु आवेश ही है, परीक्षण धनावेश यहाँ पर ये है। तो यहाँ से इस बिंदु से P तक की दूरी कितनी होगी, BP²। अब आपने ये BP² दूरी निकालनी है। देखो ये B से लेकर इस P तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर ये टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक O से P तक कितनी है, R, कितनी है, R। और आप देख रहे हैं कि ये O से B तक की दूरी कितनी है, A, O से B तक की दूरी A। तो इस टोटल दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा दी जाए तो ये शेष दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी, R-A। तो BP दूरी कितनी हो गई, R-A। टोटल क्या कहा हमने कि आपकी टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ये R है, ये R दूरी है। और यहाँ से इस O से लेकर B तक कितनी दूरी है आपकी, A है, ये A दूरी है। तो अब कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकालनी है आपने, ये B से लेकर P तक की दूरी निकालनी। तो इस पूरी दूरी में से ये छोटी दूरी जो O भी घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, पूरी दूरी R है और ये छोटी दूरी कितनी, A, R-A।
तो इस बी पी की जगह हमने कितना रख दिया, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र E1 का मान। डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। बी से पी की ओर है डायरेक्शन, जो E1 की डायरेक्शन है देखो बाहर की ओर, बी से पी की ओर हो सकती है, कह सकते हैं इसको, या ए से पी, बी से पी की ओर, या ए बिंदु है ए से पी की ओर भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया इस वैद्युत ध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र और उसकी डायरेक्शन। अब दूसरा आवेश है हमारे पास माइनस क्यू आवेश। ये माइनस क्यू आवेश कहाँ पर रखा है, ए बिंदु पर रखा है। अब इस ए बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश रखा है उसके कारण बिंदु पी पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लीजिए कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, E2। अब देखो यहाँ पर हमने E2 की डायरेक्शन ये हरी रेखा से अंदर की ओर दिखा रखी है, ऐसे दिखा रखी है, इधर को दिखा रखी है। क्यों दिखा रखी है, ऋणावेश है, माइनस क्यू आवेश ऋणावेश होता है। आपको मालूम है जब ऋणावेश होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, उस आवेश की ओर होती है, उसी आवेश की ओर होती है। तो ये माइनस आवेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किस ओर होगी, उसी आवेश की ओर होगी, यानी पी से ए की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो इसकी डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ दिखाएंगे, पी से ए की ओर। और कितना मान होगा इसका, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए से पी तक, जैसे बिंदु आवेश तो यही है, माइनस क्यू है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे देखें। यहाँ से इस बिंदु O से और इस बिंदु P तक की दूरी तो कितनी हो गई, R हो गई, और इस A से O तक की दूरी कितनी है आपकी, A। तो ये दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, A से P तक की कुल दूरी कितनी हो गई, R प्लस A हो गई। तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, AP की जगह कितना रख देंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी पूरी, माइनस Q से P तक की दूरी AP स्क्वायर, और E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आपने डायरेक्शन दिखानी, P से A की ओर है इस E2 की डायरेक्शन। अब क्योंकि आपने आगे परिणामी इन दोनों के कारण पूरे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप E1 और E2 को जोड़ेंगे। तो E1 और E2 दोनों वैद्युत क्षेत्र तभी जोड़ेंगे जब उनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी। अब यहाँ पर देखो E1 की डायरेक्शन तो इधर को है और E2 की डायरेक्शन इधर को है, तो ये जुड़ेंगे नहीं आगे। तो पहले हमने ये क्या करना है, इस E2 की डायरेक्शन को E1 की डायरेक्शन में कर दो, या E1 की डायरेक्शन को E2 की डायरेक्शन में कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास E2 है, तो E2 को हम, जो E2 की डायरेक्शन ये है, इसको इस डायरेक्शन में कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में करने के लिए हम एक माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन हमने आपको बताया था, माइनस साइन क्या बताता है, विपरीत दिशा को बताता है। तो E2 बराबर जो ये ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे उससे पहले, और फिर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और दिशा ये हो जाएगी। अब दिशा क्या हो जाएगी, पहले P से A की ओर थी, अब A से P की ओर। क्या थी पहले दिशा, पहले ये थी, पहले ये E2 की डायरेक्शन थी, E2 की डायरेक्शन ये थी, किंतु माइनस साइन जब आपने लगा दिया तो अब आप इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, A से P की ओर। ये E2 की डायरेक्शन पहले ये थी, अब ये हो जाएगी E2 की डायरेक्शन, अगर आप लिखते हैं A से P की ओर, जब माइनस साइन लगाएंगे आप यहाँ। तो ये दो मान आ गए आपके पास, E1 और E2 के ये मान आ गए आपके पास, E1 और E2 के डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपने, जो आपके पास दोनों मान हैं, बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता। अब कहाँ पर निकालनी है आपने परिणामी तीव्रता, यहाँ पर इसी बिंदु P पर इस E1 के कारण और इस E2 के कारण कुल कितना वैद्युत क्षेत्र हो रहा है। मान लीजिए वो कितना वैद्युत क्षेत्र हो रहा है, ये E वैद्युत क्षेत्र, जो ये है E वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो ये E वैद्युत क्षेत्र है ये उत्पन्न हो रहा है किस किस के कारण, E1 और E2 के कारण। ये कुल वैद्युत क्षेत्र E है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो हमने E1 की डायरेक्शन भी इधर को ली और E2 को भी हमने इधर को बना दिया। तो E1 की डायरेक्शन अब कहाँ होगी, इस साइड में ही होगी, इसीलिए हमने E का जो चिन्ह लगाया है इस साइड में लगाया है, ठीक है ना। E2 को हमने E1 की डायरेक्शन में कर दिया। तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों के जो मान है E1 और E2 के जो मान है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक में देखो सेम मान है 1/4πε0 यहाँ भी है, K यहाँ भी है, और 1/4πε0 K भी यहाँ भी है। यहाँ माइनस है, केवल यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, केवल यहाँ बटे में अंतर है, R माइनस A का होल स्क्वायर है, यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर। उसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। क्या लिखा हमने, देखो E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्शन एक जैसी हो गई। तो अब क्या आ जाएगा अगला स्टेप, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन
आर माइनस ए का होल स्क्वायर E1 का मान रख दिया और प्लस माइनस E2 का मान कितना था जो समीकरण 2 से था हमारे पास पीछे -1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये सेम आ जाएगा और ये प्लस माइनस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस माइनस का क्या बन जाएगा, ये माइनस बन गया और ये फिर शेष वही उतर जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, देखो 1/4πε0 क्यू यहाँ भी है और 1/4πε0 के क्यू यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया, E बराबर 1/4πε0 के क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ शेष कितना बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ कितना शेष बचा, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये कॉमन बच गया। अब क्या करना है आपने, E बराबर 1/4πε0 क्यू और ये r माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो यह आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर और इस r माइनस ए का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये आ गया r माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, E बराबर 1/4πε0 क्यू, अब देखो r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मान कितना रख दिया हमने, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ra, माइनस चिन्ह लग जाएगा फिर आगे। अब देखो ये क्या है, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मान होता है उसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र है, इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ठीक है, ये सूत्र, इन दो सूत्रों से हमने ये निकाल दिया मान। अब इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू, ये r स्क्वायर का r स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा, 2ra का 2ra आ गया और ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस आगे a स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट खुला और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 2ra हो जाएगा, ये ऊपर अंश में हो गया। अब आपके पास यहाँ पर हर में क्या है आपके पास, r माइनस ए प्लस r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, आपको मालूम है सर्व समीकरण, आपको गणित में मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर इंटू ए माइनस बी होता है, तो ठीक यहाँ पर देखो ये ए माइनस बी की तरह है, ये आर माइनस ए, आर प्लस ए किसकी तरह है, यहाँ पर ए प्लस बी की तरह, और ए माइनस बी की तरह कौन है, आर माइनस ए, यानी ये किस रूप का है, ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो पहला पद कौन है यहाँ पर आर स्क्वायर और दूसरा पद कौन है ए स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दिया हमने इसको, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर होल स्क्वायर भी है तो बाहर ये होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब क्या करना है आपने, इस ऊपर वाले पद को हल करना है, तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू, और देखो ये r धनात्मक का है और ये r ऋणात्मक का कट जाएगा, फिर ये a किसका है, धनात्मक का है और a ऋणात्मक का, ये भी कट जाएगा, तो अब कितना शेष बचा आपके पास, 2ra बचा, 2ra बचा, तो 2ra जोड़ के कितना हो जाएगा, 4ra आ जाएगा, ये 4ra आ गया आपके पास, और बटा शेष नीचे वही रहेगा हर में, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, E बराबर 1/4πε0 के क्यू, अब आप देखो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है वैद्युत द्विध्रुव है, तो आपने यहाँ पर जो ये ऊपर अंश में है 4ra, इसको किस रूप का लाना है, यहाँ p का पद लाना है, तो p का पद कैसे आएगा, तो इसके लिए आपने यहाँ पर ट्रिक यूज़ करनी है, जो 4 है उसको 2 गुणा 2 के रूप में लिख देना, 4 को 2 गुणा 2 रखते हैं, 2 2 नहीं 4 और इंटू r इंटू ए, ऊपर आपने ये कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे आप देखो, फिर अगले स्टेप में E बराबर 1/4πε0 क्यू, और ये 1 2 को r के साथ ले लेंगे और 1 2 को a के साथ ले लेंगे, तो एक 2r हो जाएगा और एक 2a हो जाएगा, और शेष नीचे कितना बच जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस 2a को q के साथ ले लेना है, आपको मालूम है q इंटू 2a क्या होता है, स्मॉल p के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो आप 2a को q के साथ ले लेंगे। आपने कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर कितना, स्मॉल p बराबर कितना होता है, कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप इस 2a और इस q को साथ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें p मिल जाएगा, q इंटू 2a और इंटू 2r हो जाएगा, शेष नीचे वैसे ही रहेगा। अब आप क्या कर देंगे, इस Q2a को क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। हमने P लिख दिया 1/4πε0 K और Q इंटू 2a को क्या लिख दिया हमने, P इंटू 2r बटा ये नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, शेष वही रहेगा। तो अब इसको तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 K 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या उसकी लंबाई के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर हम जो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर आएगा, ये जो हमने चित्र बनाया है यहाँ पर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आएगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, ये E का मान है, इस E का मान इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्या किया हमने, पहले वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर माइनस Q के कारण निकाला, फिर उन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को जोड़ दिया, के मान को जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल E का मान इतना आएगा। E बराबर 1/4πε0 K 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, 3 नंबर का आ जाता है या 5 नंबर का अधिकतर प्रश्न आता है, ज़्यादातर 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यही चित्र जो पीछे जो सबसे प्रारंभ में चित्र बनाया था मैंने यहाँ पर बना दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लेरिफिकेशन हमने करने हैं। और जो सूत्र अभी हमने जस्ट पहले देखा था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, E बराबर 1/4πε0 K 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें हमने कहा था कि जो ये दूरी होती है a, ये बहुत छोटी दूरी है, अल्प दूरी होती है। तो जो ये दूरी a है, जो ये दूरी a है या 2a है, इस r की तुलना में बहुत कम है, ये बहुत दूर है, r इस द्विध्रुव से बहुत दूर है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 90 सेंटीमीटर होगा, ये 1 मीटर 2 मीटर होगा, तो उसकी तुलना में ये जो है बहुत कम दूरी है। a इज़ लेस देन r है यदि, तो जो a स्क्वायर का मान होगा वो भी बहुत कम होगा r स्क्वायर से। कहने का मतलब जो a का मान है इस r से बहुत कम है, तो a स्क्वायर का मान भी r स्क्वायर से कम होगा। तो हम a का मान जब बहुत कम है तो a स्क्वायर का मान भी बहुत कम है r स्क्वायर से। तो कहने का मतलब a का मान की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। a का मान क्या है, नगण्य है। तो अगले स्टेप में E बराबर 1/4πε0 K और यही 2PR उतर जाएगा, और r स्क्वायर और माइनस 0 क्यों रखा है, a का मान बहुत कम है, बहुत नगण्य है। a इज़ लेस देन r, यानी a का मान बहुत कम है, जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके अनुसार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K 2PR और r स्क्वायर और 0 हटा देंगे अब, तो यहाँ होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर यह आ जाएगा अगले स्टेप में E बराबर 1/4πε0 K 2PR और बट्टे में कितना आ जाएगा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r की घात 4। अब ये जो एक ऊपर r है और एक नीचे r की घात 4 है, ऊपर वाले से नीचे वाला r कट जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा, r की घात 3। तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 K 2P अपॉन r³। ये आ गया जब a की दूरी आप क्या माने, बहुत नगण्य माने, बहुत कम माने r की तुलना में। तो दोनों ये तीसरा और चौथा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यही डेरिवेशन आपने निकालना है। यही क्या है, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, जो ये बिंदु P है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ये जो E है, जो 3 से आया और 4 से आया। यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है, E से A से P की ओर है, ये A से P की ओर है, इसी डायरेक्शन में। देखो E की डायरेक्शन हमने दिखा रखी है, दोनों को जोड़ के E2 को हमने E की डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन में किया था। तो दोनों का जो परिणामी होगा, दोनों को जो जोड़ के आएगा यानी परिणामी होगा, वो कहाँ होगा, E की डायरेक्शन में, E की दिशा में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये E की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी कहाँ होगी, स्मॉल p की डायरेक्शन भी कहाँ होगी। आपको कल हमने बताया था कि स्मॉल p यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। ये ऋण आवेश कहाँ है,
ए पर है और धनावेश कहाँ पर है, बी पर, तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी, यानी ए से बी की ओर या ए से पी की ओर होगी। यानी जो ई की डायरेक्शन होती है और पी की डायरेक्शन होती है कहाँ पर, अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में ई की डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन दोनों की दिशा एक ही होती है, समान होती है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और उस पर वैद्युत द्विध्रुव और उस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा में होती है, या दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, समान होती है। वैसे भी देख लो, ये ई है ये पी है, सूत्र में है, तो जो पी की डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन होगी। वेक्टर फॉर्म लिख दिया हमने, पांचवा जो सदिश रूप लिख दिया उसका। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। आपके पास डेरिवेशन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लें और अगले वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति को। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।